हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 15 का। ये दोस्तों सेकेंड पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वर्कर्स एंड प्रेजेंट पार्टी यानी कि WPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सभी साम्यवादी इस पार्टी के सदस्य थे और दूसरा दिया है कि WPP का मूल उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय समाजवाद प्राप्त करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी यानी कि WPP है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि सभी साम्यवादी इस पार्टी के सदस्य थे तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि WPP का मूल उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय समाजवाद प्राप्त करना था तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मूल उद्देश्य था कि कांग्रेस को अधिक उग्र स्वरूप देने के लिए इसके भीतर कार्य करना और एक जन सम्मान की जो पार्टी है उसको बनाना, ना कि ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय समाजवाद प्राप्त करना। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वराजवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि परिवर्तनवादी जो थे वो रचनात्मक कार्य और बहिष्कार एवं असहयोग जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास करते थे। दूसरा दिया है कि परिवर्तन विरोधियों ने परिषदों को समाप्त करने या परिवर्तित करने की नीति को वरीयता दी। और तीसरा दिया है कि स्वराजवादी पार्टी ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों यानी जिसमें अधिकतर मुसलमान होते थे उनको कहते हैं काश्तकारों के पक्ष का समर्थन नहीं किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए दिया है केवल एक और दो, बी दिया है केवल एक और तीन, सी दिया है केवल तीन, जबकि डी दिया है एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो स्वराजवादी थे उनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि परिवर्तनवादी रचनात्मक कार्य और बहिष्कार एवं असहयोग जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास करते थे तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो परिवर्तनवादी थे वो किसी प्रकार से रचनात्मक और जो बहिष्कार एवं असहयोग जो है उसको जारी न रख के उसको समाप्त करने में विश्वास रखते थे। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि परिवर्तन विरोधियों ने परिषदों को समाप्त करने या परिवर्तित करने की नीति को वरीयता दी थी तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो परिवर्तन विरोधी थे उन्होंने परिषदों को समाप्त करने या परिवर्तित करने की जो नीति थी उसको वरीयता नहीं दी थी क्योंकि इनका मूल उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों द्वारा परिषदों में प्रवेश करके इनकी जो मूल दुर्बलता है उसको उजागर करना और फिर इनका प्रयोग लोगों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए राजनीतिक जो संघर्ष है उसके एक मंच के रूप में कार्य करना था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि स्वराजवादी पार्टी ने बंगाल में जमींदारों की विरुद्ध काश्तकारों यानी कि जिसमें अधिकतर मुसलमान होते थे उनके पक्ष में समर्थन नहीं किया था तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो स्वराजवादी पार्टी थी उन्होंने उस समय कई मुसलमानों का समर्थन खो दिया था जब पार्टी ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के हितों का समर्थन नहीं किया था। इसलिए जो तीसरा वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले अर्जुन, भीष्म और स्प्रूट हैं। ए दिया है युद्धक टैंक है, बी दिया है सबमरीन टारपीडो है, सी दिया है मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है और डी दिया है
हल्के लड़ाकू युद्धक विमान है। तो इन्हें से आपको बताना है कि जो अर्जुन भीष्म और स्प्रूट है वो क्या है। तो अपन देखें कि जो अर्जुन भीष्म और स्प्रूट है ये एक प्रकार के युद्धक टैंक हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हम इसका ये हो जाएगा कि युद्धक टैंक है। और अपन देखें कि इसमें जो स्प्रूट है ये एक प्रकार का हल्का टैंक है, और इसमें जो अर्जुन दिया है ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया था। और इसमें जो भीष्म है ये एक प्रकार का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसका रियल नाम होता है T-90S। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। दूसरा दिया है कि इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो कराची अधिवेशन 1931 हुआ था, तो अपन देखें जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन 25 है कि हाल ही में भारत में डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स यानी कि DGQI किसके द्वारा जारी किया गया? ए दिया है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, बी दिया है नीति आयोग द्वारा, सी दिया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, जबकि डी दिया है कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम द्वारा। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि DGQI है, तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का सर्वेक्षण का मूल्यांकन करता है। जैसे अपन देखें कि किस प्रकार से डेटा का संग्रहण किया जा रहा है, या किस प्रकार से डेटा की गुणवत्ता है, और किस प्रकार से डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है, और उसका उपयोग क्या है, उसका प्रसार किस प्रकार से हो रहा है, और डेटा को कितना सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसके साथ साथ जो मानव संसाधन क्षमता है और जो मामले हैं उनके अध्ययन का भी इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। और अपन देखें जो DGQI है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्ष 1946 की शाही भारतीय नौसेना यानी कि RIN इसका पूरा नाम होता है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है कि यह कलकत्ता पतन पर HMIS तलवार पर नौसेना के नायकों के हड़ताल पर जाने के कारण आरंभ हुआ था। दूसरा दिया है कि शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह का बाद में विभिन्न स्थानों पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स की हड़तालों द्वारा समर्थन किया गया। और तीसरा दिया है कि शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह की प्रतिक्रिया स्वरूप कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया है केवल दो, बी दिया है केवल एक और तीन, सी दिया है केवल दो और तीन, जबकि डी दिया है एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो वर्ष 1946 के शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह कलकत्ता पतन पर HMIS तलवार पर नौसेना के नाविकों की हड़ताल पर जाने के कारण आरंभ हुआ था, तो यह रबड़ को गलत हो जाएगा, क्योंकि HMIS तलवार जो कि बॉम्बे पतन पर था वहां के 11,000 नाविकों द्वारा भारतीय नाविकों के प्रति किए जाने वाले जो व्यवहार थे उसके विरोध के लिए यह हड़ताल की गई थी। इसलिए जो पहला वाला है कि यह कलकत्ता पतन पर था तो यह रबड़ को गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह का बाद में विभिन्न स्थानों पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स की हड़ताल द्वारा समर्थन किया गया था, तो यह रबड़ को सही हो जाएगा, क्योंकि रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जो कर्मी थे उन्होंने मरीन ड्राइव, अंधेरी
असाइन जो क्षेत्र थे वहां पर कार्य करना बंद कर दिया था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्होंने समर्थन किया था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह की प्रतिक्रिया स्वरूप कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह वर्ष 1946 में नहीं भेजा गया था, जबकि इसको वर्ष 1947 में भेजा गया था। इसलिए जो तीसरा वाला है यह वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों के बदलते चरित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि क्रांतिकारियों द्वारा वैचारिक पुनर्विचार का परिणाम जन आधारित राजनीति से क्रांतिकारी षड्यंत्रों की ओर स्थानांतरण था। दूसरा दिया है कि हिंदू धर्मनिष्ठा के प्रति झुकाव कम हुआ, जिससे मुस्लिम क्रांतिकारियों की भागीदारी में वृद्धि हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, जबकि डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो वर्ष 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आई थी उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि क्रांतिकारियों द्वारा वैचारिक पुनर्विचार का परिणाम जो था वो जन आधारित राजनीति से क्रांतिकारी षड्यंत्रों की ओर स्थानांतरण था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसमें जो क्रांतिकारी थे उन्होंने व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई और हिंसा से दूर होकर सामूहिक राजनीति की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए जो इसमें पहला वाला दिया है कि उन्होंने जन आधारित राजनीति से क्रांतिकारी षड्यंत्र की ओर स्थानांतरित किया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें शब्द आ रहा है क्रांतिकारी, तो स्वाभाविक सी बात है जब उसमें बदलाव आएगा तो वो क्रांतिकारी से सामूहिक राजनीति की ओर जाएंगे, ना कि सामूहिक राजनीति या जन आधार से क्रांतिकारी की ओर जाएंगे। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि हिंदू धर्मनिष्ठा के प्रति झुकाव कम हुआ, जिससे मुस्लिम क्रांतिकारियों की भागीदारी में वृद्धि हुई, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हिंदू धर्मनिष्ठा से संबंधित पहले की जो कुछ प्रवृत्तियां थी उनको त्यागा गया था और जो शपथ ग्रहण जैसी परंपराएं हैं उनको भी प्रचलित नहीं किया गया था। और फिर जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनकी भागीदारी में वृद्धि हुई थी, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता थी या थी। पहला दिया है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रावधान किया गया था। दूसरा दिया है कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। और तीसरा दिया है कि विधान परिषद के सदस्यों को स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त अनुदान के संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है केवल 1 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अपन ने इसको ट्रिक से ही पढ़ा था, जैसे सन 1909 यानी कि इसमें लास्ट में आ रहा है 9, यानी कि 9 यानी कुछ नहीं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ रहता है और इसी से अपनी पूरी ट्रिक चली थी। दोस्तों यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी अधिनियम हैं इन सभी को अपन ने पूरी ट्रिक से पढ़ा है और ये दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, 3 से 5 मिनट की हर वीडियो है, तो कृपया आप एक बार वीडियो जरूर देखें। और अपन देखें कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत का प्रावधान किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का तो प्रावधान किया गया था लेकिन वो केंद्रीय विधान परिषद में नहीं किया गया था, जबकि
प्रांतीय विधान परिषद में किया गया था, क्योंकि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या तो निश्चित हो गई थी, यानी कि 16 से करके उसमें 60 हो गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का तो प्रावधान नहीं होगा, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें ये संख्या सीमित नहीं थी, इसलिए उसमें बहुमत का प्रावधान हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो मुसलमान होते थे वो केवल मुसलमान को ही चुनते थे, इसलिए जो दूसरा वाला है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि विधान परिषद के सदस्यों को स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त अनुदान के संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो बजट है उस पर बहस भी कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, इस प्रकार के काफी सारे अधिकार दिए गए थे। और यह जो अधिनियम था ये 9 वाला अधिनियम था, यानी कि उसमें कुछ नहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ आ गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 से कि भारत के आधुनिक इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, दूसरा दिया है कांग्रेस समाजवादी दल का गठन, तीसरा दिया है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव अपनाना, चौथा दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही काल अनुक्रम चुनिए। ए दिया है 2 1 4 3, बी दिया है 3 1 4 2, सी दिया है 2 4 1 3, जबकि डी दिया है 3 4 1 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अपन देखें जो भारत के आधुनिक इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई थी तो वो कौन कौन सी घटनाएं किस समय घटित हुई थी। तो जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी वो हुई थी कांग्रेस समाजवादी दल का गठन करना, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी दल का गठन अक्टूबर 1934 में जो जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी जो थे उनके नेतृत्व में बॉम्बे में किया गया था। यानी कि सबसे पहले नंबर 2 आ जाएगा, यानी कि कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ था। और फिर लखनऊ में सन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। और फिर इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सन 1939 में। और फिर लास्ट में जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव अपनाया गया था उसको अपनाया गया था, और यह सन 1940 में अपनाया गया था। यानी कि इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि 2 1 4 3 इसका सही कालानुक्रम है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1930 में नियुक्त हारकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। ए दिया है रियासतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने की, बी दिया है लोक सेवा में भारतीयों का उच्च पदों पर एवं अधिक व्यापक योजना की, सी दिया है ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण करने की, और डी दिया है कि अकाल की स्थिति में पीड़ितों को राजकीय सहायता करने की। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 1927 में हारकोर्ट बटलर समिति आई थी तो उन्होंने कौन से अनुशंसा रखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण करना, यही इन्होंने अनुशंसा रखी थी। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 है कि सूचना का स्वतः आदान प्रदान यानी कि AEOI यानी कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शब्दावली प्राय सुर्खियों में रही। ए दिया है भारत में पड़ोसी देशों के आबाद प्रवासियों के संदर्भ में, बी दिया है कोविड-19 के विरुद्ध टीका के विकास के संदर्भ में, सी दिया है देशों के बीच करदाते से संबंधित विवरण साझा करने के संदर्भ में, और डी दिया है आधार एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से डेटा के प्रमाणीकरण के संदर्भ में। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो सूचना का स्वतः आदान प्रदान यानी कि AEOI यानी कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो शब्द है ये किसको संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका सी हो जाएगा कि देशों के बीच करदाता से संबंधित विवरण साझा प्रदान करने के संदर्भ से, क्योंकि
ये जो AEOI शब्द है ये बिना किसी अनुरोध के ही देशों के मध्य जो सूचना होता है उसका आदान प्रदान करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चरमपंथ के उदय के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला दिया है भारतीय जीवन और राजनीति में बढ़ता पश्चिमीकरण, दूसरा दिया है बार बार अकाल की घटनाओं के साथ भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, तीसरा दिया है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण राष्ट्रवादी असंतोष में वृद्धि, और चौथा दिया है कि अन्य देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों का समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2, 3 और 4, सी दिया है केवल 1 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और जो 19वीं शताब्दी है उसके अंत में जो चरमपंथी का उदय हुआ था तो उसके कौन कौन से कारण थे। इसमें पहला दिया है कि भारतीय जीवन और राजनीति में बढ़ता पश्चिमीकरण के प्रभाव से, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि बार बार अकाल की घटनाओं के साथ भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थितियों से, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण राष्ट्रवादी में असंतोष बढ़ गया था, इसलिए चरमपंथी का उदय हुआ था, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें चौथा दिया है कि अन्य देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों का समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा था जिसके कारण चरमपंथ का उदय हुआ था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऐसे सही है या है। पहला दिया है इसने अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय सरकारों में निहित करने का प्रावधान किया, दूसरा दिया है कि इसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, और डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अपन देखें जो कैबिनेट मिशन योजना है ये भारत में कब भेजी गई थी, तो ये भारत में सन 1946 में भेजी गई थी, और इसको इटली की अध्यक्षता वाली जो लेबर पार्टी की सरकार थी उसने कैबिनेट मिशन भेजा था। और अपन देखें कि जो कैबिनेट मिशन योजना है इसी के संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसने अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय सरकारों में निहित करने का प्रावधान किया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने इनकी जो मांग है उनको अस्वीकार इसलिए किया था क्योंकि ये चाह रहे थे कि भारतीय संघ के लिए एक लचीली संघीय सरकार की अनुशंसा की जाए। यानी कि एक संघीय सरकार का मतलब है कि 3 स्तरीय संरचना वाला, यानी कि उसमें प्रांत भी हो, समूह भी हो और संघ भी हो। इस प्रकार की वो 3 संरचना चाह रहे थे और इसी प्रकार की वो संघीय सरकार भी बनाना चाह रहे थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसका उद्देश्य भारतीय सेना के संचार नेटवर्क को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी से अतुल्यकालिक स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी में उन्नत करना। दूसरा दिया है कि यह संचार माध्यम के रूप में ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि ओएफसी माइक्रोवेव रेडियो और उपग्रह का उपयोग करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो हाल ही में अभी रही थी आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य भारतीय सेना के संचार नेटवर्क को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी से अतुल्यकालिक स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी में उन्नत करना है। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इनका उद्देश्य किसी प्रकार से स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी में उन्नत करना नहीं है, जबकि उसको
उन्नयन करना या फिर उसको अपग्रेड करते रहना है। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसने दूसरा दिया है कि यह संचार माध्यम के रूप में ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि OFC माइक्रोवेव रेडियो और उपग्रह का उपयोग करता है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 35 है कि वर्ष 1939 में हुए राजकोट सत्याग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। ए दिया है कीमतों में वृद्धि और राजकोट रियासत के शासक के उदासीन रवैये का विरोध करना। बी दिया है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करना। सी दिया है ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व में अनुचित वृद्धि का विरोध करना। और डी दिया है यूरोपीय सेना के अधिकारियों के साथ भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुचित भेदभाव का विरोध करना। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो वर्ष 1939 में हुए राजकोट सत्याग्रह है, इसके संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन सा इसका कारण उत्तरदायी है। तो अपन देखें जो राजकोट है ये गुजरात का एक रियासत स्थल है जो कि कठिया प्रायद्वीप में स्थित था और जिन्होंने राज्य के औद्योगिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा दिया था। और फिर इसके बाद जैसे इनकी मृत्यु सन 1930 में होती है, यानी कि इनका जो पुत्र धर्मेंद्र सिंह जो था उसने जो लखीम राज महाराजा थे उनके द्वारा जितनी भी पहल चलाई गई थी उनको बंद कर दिया था। और फिर इसके कारण कीमतों में वृद्धि हुई और फिर इसी कारण राजकोट रियासत के शासकों के उदासीन को देखा गया और फिर उनके रवैये का विरोध भी किया गया। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 36 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मेरठ थीसिस संबंधित थी। ए दिया है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने में कांग्रेस के अति महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति से। बी दिया है क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों द्वारा व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई अपनाने से। सी दिया है समाजवादी और साम्यवादी नेताओं के बीच सहयोग से। और डी दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम में रियासतों को मुख्यधारा में लाने से। तो इन्हें से आपको बताना है कि जो मेरठ थीसिस है ये किससे संबंधित है। तो अपन देखें तो जो मेरठ थीसिस है ये एक प्रकार का समाजवादी और साम्यवादी नेताओं के बीच जो सहयोग हुआ था उससे संबंधित है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा अपने कार्यों के प्रारंभिक चरण में की गई गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीयों को मत अधिकार से वंचित करने वाले विधेयक के विरुद्ध किया गया था। दूसरा दिया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की मांगों को प्रचारित करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी आरंभ किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा अपने कार्यों के जो प्रारंभिक चरण हैं उसकी गतिविधियों में कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो इसमें पहला दिया है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीयों को मत अधिकार से वंचित करने वाले विधेयक के विरुद्ध किया गया था। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो प्रारंभिक चरण हुआ था उसका नाम रखा गया था उदारवादी चरण, जो कि सन 1894 से लेकर सन 1906 तक चला था। और जबकि सन 1906 से लेकर सन 1914 तक जो चरण चला था उसको नाम दिया गया था द्वितीय चरण और जिसका नाम रखा गया था अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह। इसलिए जो इसमें पहला दिया है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो यह अलग को गलत हो जाएगा क्योंकि जो गांधी जी का प्रथम चरण चला था वो 1894 से लेकर 1906 तक चला था और जिसका नाम रखा गया था उदारवादी चरण। जबकि जो सत्याग्रह नाम रखा गया था ये द्वितीय जो चरण था उसे नाम रखा गया था। इसलिए जो पहला वाला है यह अलग को गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की मांगों को प्रचारित करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो यह अलग को सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में ब्रिटिश शासन इस महान देश की नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक
और अध्यात्म के बर्बादी का कारण था। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं सरकार की इस प्रणाली को नष्ट करने के लिए प्रयासरत हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। हमारी लड़ाई अहिंसक लड़ाई है। हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन इस सरकार के अभिशाप को मिटाना हमारा धर्म है। गांधी जी के राष्ट्रीय संघर्ष के निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान उपरोक्त भाषण दिया गया था? ए दिया है जलियांवाला बाग की घटना, बी दिया है असहयोग आंदोलन, सी दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, जबकि डी दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अपन देखें कि गांधी जी ने जो ये भाषण दिया था वो किस चरण के दौरान दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये कहा था। और फिर जो गांधी जी थे और उनके साथी जो थे, उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। हमारी लड़ाई अहिंसक लड़ाई है और हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन इस सरकार के अभिशाप को मिटाना भी हमारा धर्म है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 से कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित देशों में से किसमें प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से वित्तीय कंपनियों की स्थापना को प्रतिबंधित किया है? ए दिया है चीन, बी दिया है मॉरिशस, सी दिया है सिंगापुर, जबकि डी दिया है बहामास। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से वित्तीय कंपनियों की स्थापना की गई थी उसको प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि मॉरिशस। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि 1915 के बम्बई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा होम रूल लीग को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दूसरा दिया है कि महात्मा गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग में सम्मिलित हुए और लीग की अध्यक्षता भी की। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो भारतीय होम रूल आंदोलन हुआ था तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि वर्ष 1915 के बम्बई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा होम रूल लीग को स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1915 में कांग्रेस अधिवेशन ने होम रूल लीग की योजना से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया था, जिसके कारण तिलक और बेसेंट ने पश्चिम और दक्षिण भारत में अपनी अलग अलग लीग स्थापित की थी। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि महात्मा गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग में सम्मिलित हुए और लीग की अध्यक्षता भी की, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों, प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।